हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 3 फरवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, सेंटर ने 16 मेंबर कमेटी बनाई है जिसमें यहाँ पर 7 आईआईटीज़ के डायरेक्टर और 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर हैं। अब इस कमेटी का काम क्या है? तो बेसिकली इस कमेटी का काम है एक रोड मैप तैयार करना फॉर अलाउइंग इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स टू सेट अप ओवरसीज कैंपसेस। अब यहाँ पर आईआईटी दिल्ली का एक प्रपोजल था कि यहाँ पर कैंपसेस खोलने चाहिए सऊदी अरेबिया, इजिप्ट में। 2014 में भी उनका एक प्रपोजल था कि यहाँ पर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए मॉरिशस में। तो अब इन्हीं सब डिमांड्स को लेकर सेंटर ने कमेटी बनाई है और वो यहाँ पर रोड मैप तैयार करेगी कि इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को यहाँ पर क्या रोड मैप होना चाहिए फॉर ओवरसीज कैंपसेस। अब इस कमेटी को हेड कौन कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हेड करेंगे डॉक्टर के राधाकृष्णन। आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 नई रामसर साइट्स यहाँ पर अनाउंस की गई हैं। एक है खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुजरात में, और दूसरी यहाँ पर भगीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में। तो 2 नई रामसर साइट्स अनाउंस की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुजरात में और दूसरी यहाँ पर भगीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में है। पिछले साल अगस्त 2021 में भी यहाँ पर रामसर साइट्स अनाउंस की गई थी, 2 साइट्स हरियाणा में। अब उनका नाम क्या है? तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड भिंडावस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन झज्जर एज रामसर साइट्स। अब रामसर साइट्स क्या होती हैं? तो बेसिकली वेटलैंड्स होते हैं जिनको कंजर्व करने की ज़रूरत होती है। तो रामसर साइट्स आर वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एज पर यूनेस्को 1971 कन्वेंशन और वेटलैंड्स हेल्ड इन रामसर। अब ये जो रामसर है ये बेसिकली ईरान में है, उसके ही नाम पर इस कन्वेंशन का नाम पड़ा है रामसर कन्वेंशन। और ये यहाँ पर जो भी वेटलैंड्स इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के उनको कंजर्व करने की बात करता है। इसमें एक रिकॉर्ड भी होता है जिसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में कौन कौन से यहाँ पर वेटलैंड्स हैं उनके नाम आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। अब हम आगे चलते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दी है पार्लियामेंट में। उन्होंने ये बात बोली है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी उसकी वजह से पाकिस्तान और चाइना और ज़्यादा करीब आ गए हैं। तो ये इनका स्टेटमेंट था। The Chinese have a very clear vision of what they want to do. The single biggest strategic goal of India's foreign policy। तो इससे पहले जो इंडिया फॉरेन पॉलिसी का गोल था वो ये था कि हमें चाइना और पाकिस्तान को दूर रखना है। लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट के कुछ ऐसे स्टेप्स रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं, क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट के कुछ ऐसे स्टेप्स थे जिसकी वजह से ये दोनों कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए। इसकी वजह से इन दोनों की अलायंस बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। अब यहाँ पर काउंटर आर्ग्यूमेंट यही दिया जा सकता है कि चाइना और पाकिस्तान बहुत पहले से ही करीब थे। इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए, जैसे कि इंडिया ने यहाँ पर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, इंडिया ने यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स की। ये रीज़न नहीं है कि यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान बहुत करीब आ गए, इससे पहले से ही वो लोग कोई दूर नहीं थे। जैसे कि 1963 में पाकिस्तान ने शशकम वैली चाइना को दे दी थी। चाइना यहाँ पर कराकोरम हाईवे बिल्ड किया था चाइना ने, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से यहाँ पर पास होता है इन द 1970s। 1970 से ही दोनों कंट्रीज़ के यहाँ पर न्यूक्लियर कोलाबोरेशन है। 2013 में यहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना शुरू हो गया था। तो चाइना और पाकिस्तान कभी से डिस्टेंट थे ही नहीं। आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स डिस्कस हुई थी, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर कुछ स्कीम्स की बात की गई है। एक तो है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, दूसरी है इम्प्रेस। इम्प्रेस का बेसिकली क्या काम है? तो सोशल साइंस रिसर्च में फंडिंग दी जाएगी ताकि यहाँ पर सोशल साइंस रिसर्च प्रमोट हो, तो उसके लिए इम्प्रेस। एक है इम्प्रिंट। इम्प्रिंट का क्या काम है? बेसिकली जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं उनको रिसर्च के लिए फंडिंग प्रोवाइड करना। तो आपको इम्प्रिंट पता चल गया, इम्प्रेस पता चल गया। आगे हम चलते हैं, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब बेसिकली इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी क्लाइमेट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जो कि अभी लोगों को रियलाइज़ नहीं हो रही है, अभी कंट्रीज़ को रियलाइज़ नहीं हो रही है। अगर हम देखें तो ट्रेनिंग और ऑपरेटिंग लार्ज एआई मॉडल्स इज़ वन। 2020 में डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की वजह से 1.8% से लेकर 6.3% के बीच में यहाँ पर ग्लोबल एमिशंस हुए हैं। तो एआई मॉडल की यहाँ पर हमें समझ आ रही है कि क्लाइमेट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद भी 2022 के बजट में इंडिया ने बोला कि जो एआई है वो एक सनराइज सेक्टर है और हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, एआई की हेल्प से इंडिया को मॉडर्नाइज करना है। तो बेसिकली ऑथर ने इस आर्टिकल में यही बताया कि इंडिया उसकी क्लाइमेट कॉस्ट को ध्यान नहीं रख रहा है, जबकि एआई की बहुत ज़्यादा क्लाइमेट कॉस्ट है। अगर एआई की रेस भी देखें तो इसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत आगे निकल चुके हैं, उन्होंने अच्छी खासी रिसर्च कर ली है, तो जिसकी वजह से एक इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हम देख सकते हैं एआई के बेनिफिट्स का। तो रेस फॉर डोमिनेंस इन एआई इज फार फ्रॉम फेयर। नॉट ओनली डू अ फ्यू डेवलप्ड इकोनॉमीज पजेस सर्टेन मटेरियल एडवांटेजेस राइट फ्रॉम द स्टार्ट। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं उन्होंने बहुत पहले से ही रिसर्च शुरू कर दी, जिसकी वजह से उनके पास पहले से ही कुछ एडवांटेज है। नॉर्थ अमेरिका और ईस्ट एशिया ही यहाँ पर अगर एआई में इन्वेस्टमेंट देखें तो यहाँ पर जो 3/4 इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका और ईस्ट एशिया से आती है।
तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि एआई के बेनिफिट्स का भी यहाँ पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। अब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को रिड्यूस करना है तो बेसिकली कुछ यहाँ पर टेक्नोलॉजी जायंट्स है जैसे कि अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ाबेट, फेसबुक, इन्होंने कुछ पॉलिसीज़ अनाउंस की हैं कि हमारी नेट ज़ीरो पॉलिसी है और हम इसकी तरफ जा रहे हैं कि हमें कोई भी कार्बन एमिशन यहाँ पर नहीं करना है। तो इनकी नेट ज़ीरो पॉलिसी है और अगर कार्बन एमिशन करना भी है तो उसको ऑफसेट कर देना है। आगे हम चलते हैं। द सीड्स नॉट प्लांटेड। अब बेसिकली इसमें ऑथर ने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा, उसके लिए कोई बात नहीं की गई। यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने अमृतकाल की बात की गई। तो अमृतकाल जो पीरियड है, अभी हम 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं, फिर 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के बीच का जो टाइम है 25 साल, उसको यहाँ पर अमृतकाल से रेफर किया गया है। अब ओवर अ फोर्थ ऑफ द कंट्रीज यूथ आर विदाउट एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली 1/4 लोगों के पास यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर हम देखें, अगर हम इसमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी काउंट कर लें तो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। दिस ईयर एटलीस्ट द फाइनेंस मिनिस्टर डिड नॉट फॉल फॉर इलेक्टोरल पॉपुलिज्म। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी बजट था उसमें डोल की बात नहीं की गई, इन्वेस्टमेंट लेड बजट था कि हम यहाँ पर केपेक्स बढ़ाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर ऑथर ने यही बोला कि आपने मिलेट्स को प्रमोट करने की बात की, आपने ऑयल सीड्स को प्रमोट करने की बात की, लेकिन उसके लिए आपने उतने फंड्स एलोकेट नहीं किए हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मिलेट्स और ऑयल सीड्स की बात तो की गई लेकिन उसके लिए आपने फंड्स एलोकेट नहीं किए गए। बाकी जो यहाँ पर गवर्नमेंट का एक ये एजेंडा था कि 2022 तक हमें फार्मर्स की इनकम डबल करनी, उसके बारे में कोई बात नहीं की गई। तो आफ्टर 6 years ऑफ रिटोरिक द स्लोगन ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम हैज़ एक्सपेक्टेडली एंड कन्वीनियंटली बीन फॉरगॉटन। तो इसकी कोई बात नहीं की गई जो यहाँ पर इनकम को डबल करने की बात की गई थी। द स्टेट्स एज वेल एज द सेंटर आर हाईली इंडेप्टेड। तो यहाँ पर स्टेट्स और सेंटर के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है और इसमें मेनली जो डेट है वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर स्टेट्स और सेंटर को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट पे करना पड़ता है जो कि उनके रेवेन्यू रेसीट्स में काउंट होता है। अब ऑथर ने क्वेश्चन ये किया कि आप यहाँ पर बात कर रहे हो कि हम यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, लेकिन जब तक आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलप ही नहीं करोगे तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या काम है। तो बट देयर इज अ डेस्परेट रश फॉर क्रिएटिंग न्यू फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रादर देन प्रायोरिटाइजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। तो बेसिकली ऑथर ने ये बोला कि ह्यूमन रिसोर्स को यहाँ पर प्रायोरिटाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको आपको यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, उसको हेल्थ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा तभी तो वो काम करेगा, वरना आप ऐसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या ज़रूरत है। आगे हम चलते हैं। केरला ने यहाँ पर कंट्री का पहला ग्राफीन सेंटर बनाया है। तो कंट्रीज फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर, अ जॉइंट वेंचर ऑफ डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी एंड टाटा स्टील लिमिटेड। और ये बेसिकली यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च के लिए काम करेगा। वन नेशन वन राशन कार्ड की जो स्कीम है, अब ये बेसिकली छत्तीसगढ़ ने भी इंप्लीमेंट कर लिया। तो छत्तीसगढ़ हैज़ बिकम 35th स्टेट टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड। बाकी यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। खिजादिया बर्ड सेंचुरी मैंने आपको बता दिया, खिजादिया बर्ड सेंचुरी को यहाँ पर रामसर साइट लिस्ट कर दिया गया है और ये चौथी साइट हो जाएगी गुजरात में जो कि यहाँ पर रामसर साइट है। और कौन कौन सी साइट्स गुजरात में रामसर साइट्स हैं, तो एक है नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, दूसरी है थोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीसरी है वाधवाना वेटलैंड और लास्ट है खिजादिया। तो ये हमें पता चल गया। गुजरात में थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं, सबसे ज़्यादा यूपी में, दूसरे नंबर पर है पंजाब में और तीसरे नंबर पर है यहाँ पर गुजरात में। दूसरी यहाँ पर भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में, उसको भी यहाँ पर रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। जो रामसर सेक्रेटेरिएट ईरान में वो यहाँ पर अनाउंस करता है कि कौन कौन सी यहाँ पर रामसर साइट्स होनी चाहिए जिसको यहाँ पर कंजर्वेशन की ज़रूरत है, जो यहाँ पर वेटलैंड्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। इंडिया इजराइल रिलेशनशिप, बेसिकली इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप को 30 साल हो चुके हैं जब से यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुई है। तो ऑन जनवरी 30 इंडिया एंड इजराइल मार्क 30 years ऑफ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस। इजराइल और इंडिया के बीच में यहाँ पर जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो 1992 में शुरू हुए थे। अब बेसिकली इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि इजराइल को लेकर हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे चेंज हुई है। अंडर द रडार इंडिया हैड रिकॉग्नाइज्ड इजराइल एज फार बैक एज 1950। तो 1950 में ही हमने यहाँ पर इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमने बहुत लेट इस्टेब्लिश किए, 1992 में इस्टेब्लिश किए हैं। तो फ्रॉम 1992 में भी हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो इस्टेब्लिश किए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे। वो इसीलिए लिमिटेड थे क्योंकि उस समय जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी वो पैलेस्टीनियन कॉज की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन थी। बेसिकली एक तो इंडिया जो था वो यहाँ पर अरब नेशंस के ऊपर डिपेंडेंट था ऑयल के लिए, और यहाँ पर जो अरब नेशंस थे उनका जो बेसिकली मेन काम ये था कि वो प्रो पैलेस्टीनियन थे। तो ऐसे में इंडिया का जो इंक्लिनेशन था वो पैलेस्टीनियन कॉज की तरफ ज़्यादा था। दूसरी बात, जो इंडिया में ही मुस्लिम सिटीजन्स थे उनके सेंटीमेंट्स को ध्यान में रखते हुए भी जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा यहाँ पर पैलेस्टाइन की तरफ इंक्लाइन थी। पहली विजिट यहाँ पर जब हुई तो वो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ पर ऑफिस संभाला तो उसके बाद यहाँ पर LK अडवाणी पहले इंडियन मिनिस्टर बने जो कि इजराइल गए थे। 2003 में जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पर इंडिया को विजिट किया। अगर हम देखें, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, जो अरब नेशंस हैं जिनसे हम ऑयल लेते हैं
वो यहाँ पर पैलेस्टीनियन कॉज की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन थे। लेकिन ये जो जियोपॉलिटिक्स है ये चेंज हो गई। यहाँ पर ट्रम्प के टाइम में अब्राहमिक अकॉर्ड साइन हुए, जिसकी वजह से यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को सब ने ही यहाँ पर इजराइल के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया। तो बेसिकली अब हम ये देख रहे हैं जो अरब है वो भी यहाँ पर इजराइल को रिकॉग्नाइज कर रहा है। एंड इंडियाज ओन न्यूली स्ट्रेंथन टाइज विद द यूएई एंड सऊदी अरेबिया, न्यू दिल्ली इज नाउ मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट्स की रिलेशनशिप इन वेस्ट एशिया। तो जिसकी वजह से इजराइल के साथ हमारे रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी हम पैलेस्टाइन के कॉज को अभी भी पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। जब यूएनएससी में इजराइल पैलेस्टीनियन वायलेंस के ऊपर स्टेटमेंट, इंडिया का स्टेटमेंट ये था, तो बेसिकली इंडिया ने इजराइल को रिस्पॉन्सिबल ठहराया वायलेंस के लिए। और इंडिया ने ये बोला कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन को पूरा सपोर्ट है हमारा, 2 स्टेट सोल्यूशन को हम यहाँ पर अनवेवरिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फॉर द 2 स्टेट सोल्यूशन, कि यहाँ पर 2 स्टेट होने चाहिए, एक इजराइल और दूसरा यहाँ पर पैलेस्टीन। India backed the Palestinian right to self-determination and rallied behind the Palestine Liberation Organization and its leader यासीर अराफत। तो बेसिकली जो यासीर अराफत है, इंडिया उनको हेड ऑफ स्टेट की तरह मानता था कि वो एक स्टेट के हेड है। 1975 में इंडिया ने बेसिकली पीएलओ को इनवाइट किया था कि अपना ऑफिस वो यहाँ पर दिल्ली में खोल सकते हैं, और 5 साल के बाद उनको यहाँ पर डिप्लोमेटिक स्टेटस भी दे दिया। 1988 में इंडिया ने, पीएलओ ने खुद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किया था, और इंडिया ने बेसिकली बहुत जल्दी उसको रिकॉग्निशन भी दे दी थी। तो हमें ये पता चल रहा है कि हम पैलेस्टीन के कॉज की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइन थे। इंडिया वोटेड फॉर पैलेस्टीन टू बिकम अ फुल मेंबर ऑफ द यूनेस्को इन 2011। बाकी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद भी इंडिया ने यहाँ पर बात की कि यूएन प्रेमाइसेस में पैलेस्टीनियन फ्लैग होना चाहिए। अब पॉलिसी में शिफ्ट कैसे हुआ? पॉलिसी में शिफ्ट ऐसे हुआ है कि अब बेसिकली हम इसराइल को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं। बट द बैलेंसिंग एक्ट कंटिन्यूड। मोदी मेड अ सेपरेट विजिट टू रामल्ला इन फरवरी 2018। तो 2017 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसराइल में विजिट की, तो उसके बाद 2018 में यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पैलेस्टीन में भी विजिट की, और यहाँ पर बात भी की कि एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट होना चाहिए। तो बेसिकली इंडिया इसराइल के बहुत करीब तो चला गया, लेकिन इंडिया की पॉलिसी अभी भी यही है कि 2 स्टेट सोल्यूशन ही होना चाहिए। ये जो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट है उसके लिए 2 स्टेट सोल्यूशन भी होना चाहिए। इंडिया ने इसराइल के अगेंस्ट वोट किया, और इंडिया ने ये बात बोली कि यहाँ पर जो पैलेस्टीनियन पीपल, उनका राइट है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। बाकी यहाँ पर जो इसराइल की सेटलमेंट पॉलिसी है वो बहुत ही तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी है। तीसरी बात, जो इसराइल है गोलन हाइट्स में वो ह्यूमन राइट्स डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। तो यहाँ पर इंडिया जो है, अगर इंडिया को लगता है कि इसराइल गलत है, तो बेसिकली यूएनएससी में इंडिया ऐसे स्टेटमेंट भी देता है जिससे समझ आता है कि यहाँ पर इसराइल गलत है। तो इंडियन स्टेटमेंट इन द यूएनएससी वाज अनदर डिसअपॉइंटमेंट फॉर इसराइल। लेकिन उसके बाद भी रिलेशनशिप दोनों ही कंट्रीज में स्ट्रांग ही हुई है। असम अरुणाचल बॉर्डर डिस्प्यूट। अब असम अरुणाचल बॉर्डर डिस्प्यूट है क्यों? तो बेसिकली जो अरुणाचल है वो पहले असम का पार्ट हुआ करता था, और जब ब्रिटिशर्स थे तो इनर लाइन रेगुलेशन की वजह से ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि प्लेन और यहाँ पर जो हिली एरिया डिमार्केट होता है, तो यही बॉर्डर होगा बिटवीन द असम एंड द अरुणाचल। तो रूट्स ऑफ द डिस्प्यूट लाई इन द इनर लाइन रेगुलेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन 1873, डिमार्केटिंग एन इमेजिनरी बाउंड्री बिटवीन प्लेन्स एंड द फ्रंटियर हिल्स। अब इन हिल्स को 1915 में डिजिग्नेट कर दिया कि ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट्स हैं। बाद में यही अरुणाचल प्रदेश बन गया, जो कि आज का अरुणाचल प्रदेश है। अब 1954 में इसका नाम यहाँ पर बदल के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट से बदल के यहाँ पर कर दिया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। फिर बाद में ये यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश बन गया 1972 में, और बाद में इसको स्टेट का दर्जा मिल गया 1987 में। एक कमेटी बनाई गई, गोपीनाथ बरदौलाई कमेटी, जो कि असम चीफ मिनिस्टर थे उस समय, उनकी एक कमेटी बनाई गई। अब उस कमेटी ने यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशन दिए। उस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिए कि 3648 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, प्लेन एरिया है, वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देना चाहिए असम। अब यही बेसिकली कंटेंशन है कि यहाँ पर इस कमेटी ने ये बोला था कि कुछ एरिया यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश का वो यहाँ पर असम में ट्रांसफर कर देना चाहिए, लेकिन अरुणाचल प्रदेश ने इस नोटिफिकेशन को नहीं माना। तो दिस रिमेन्स द बोन ऑफ कंटेंशन एज अरुणाचल प्रदेश रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट दिस नोटिफिकेशन एज द बेसिस ऑफ डिमार्केशन। तो उसकी वजह से ही ये आज तक डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि जो असम का तो ये मानना है कि प्लेन एरिया उसको मिलना चाहिए, लेकिन अरुणाचल प्रदेश ने इसको मानने से पूरी तरीके से मना कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें डिस्प्यूट लगातार देखने को मिलते हैं। जो रीसेंट फ्लैश पॉइंट ये है वो लीकाबली दुरपाई रोड है, जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर बन रहा है, और ये अरुणाचल का लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट, लेकिन असम क्लेम करता है कि इसमें से जो कुछ पार्ट है वो यहाँ पर असम की जुरिस्डिक्शन में आता है, तो जिसकी वजह से हमें ये सब देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर बेसिकली ये एम्बेसडर है, डेजिग्नेटेड एम्बेसडर मसूद खान, और इनको ये बेसिकली यूएस के एम्बेसडर थे, पाकिस्तान की तरफ से जा रहे थे, लेकिन इनका अपॉइंटमेंट रोक दिया गया है। इनका अपॉइंटमेंट इसीलिए रोक दिया गया है क्योंकि यूएस का ये कहना है कि ये टेररिस्ट सिंपैथाइज़र है और ये जिहादिस्ट है। बाकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। यहाँ पर एक लोकेशन है क्यूतो, ये है इक्वाडोर में, तो ये आपको पता होना चाहिए।
अब इंडिया जो है कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ाने की बात कर रहा है, किसके ऊपर? अम्ब्रेलास के ऊपर, हेडफोन्स के ऊपर, ईयरफोन्स, लाउड स्पीकर्स, स्मार्ट मीटर्स एंड इमिटेशन ज्वेलरी। अब इसका बेसिकली यही रीज़न है कि ये सब चाइना से इंपोर्ट होता है और इंडिया चाहता है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को पुश मिले, जिसकी वजह से इनके ऊपर ज़्यादा इम्पोर्ट कस्टम ड्यूटी लगाया जाएगा, ताकि यहाँ पर इम्पोर्ट महंगा हो जाए और यहाँ पर जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग उसको यहाँ पर पुश मिले। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।